और लखीमपुर खीरी कोई आम जिला नहीं है। ये नेपाल की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और जब मैं सबसे बड़ा कह रहा हूं तो यहाँ एक बहुत ही सटीक डेटा पॉइंट दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, 7,680। अब ये कितना विशाल होता है, इसका अंदाजा हमारे सुनने वाले इस बात से लगा सकते हैं कि भारत का सिक्किम राज्य लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर का है। यानी यूपी का ये एक अकेला जिला एक पूरे राज्य से भी बड़ा है। ये तुलना वाकई बहुत सटीक है। और देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा भूभाग नहीं है, बल्कि अगर हम इसके मैप और इसकी सीमाओं को ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि उत्तर में ये नेपाल के साथ एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अगर हम इसके बाकी पड़ोसियों पर नजर डालें तो ये यूपी के ही पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच जिलों से घिरा हुआ है। अब पड़ोस में नेपाल भी है। तो जरा सोचिए, जब कोई एक जिला इतने सारे अलग अलग जिलों और एक दूसरे देश की सीमा से जुड़ता है तो वहां का माहौल कैसा होगा? एकदम अलग ही डायनामिक्स होंगे वहां के। बिल्कुल। ये एक ऐसा जंक्शन बन जाता है जहां व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और यहाँ तक कि वन्य जीवों की आवाजाही का एक बहुत ही सक्रिय और मिला जुला कॉरिडोर तैयार हो जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है देखने का, एक पूरा कॉरिडोर जहां संस्कृतियां और अर्थव्यवस्था आपस में मिलती हैं। जी। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े भूभाग में लोग भी भारी संख्या में रहते होंगे। हाँ। तो अगर हम यहाँ की आबादी और डेमोग्राफिक्स की तरफ बढ़ें तो हमारी तीसरी स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े दिए गए हैं। जी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस जिले का मुख्यालय खुद लखीमपुर शहर ही है। जी। यहाँ की कुल जनसंख्या पर अगर हम गौर करें तो ये 40,21,243 है। जी। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम आंकड़ा है यहाँ का लिंगानुपात, जो 894 है। और साक्षरता दर की बात करें तो जिले की कुल साक्षरता 7.6% है। और यहाँ पर हमें थोड़ा रुककर इन आंकड़ों के पीछे की जो सामाजिक सच्चाई है उसे समझना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि साक्षरता 7.6% है तो ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सही बात है, एवरेजेस अक्सर सच छुपा लेते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे स्रोत ने इसे बहुत बारीकी से बांटा है। पुरुष साक्षरता 69.6% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 50.4% है। अगर आप ध्यान दें तो ये लगभग 19% का एक बहुत बड़ा गैप है। 19%? ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें बताता है कि एक इतने बड़े और महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिले में महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर मिलने में आज भी कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। किसी भी क्षेत्र के असली विकास के लिए इस गैप को भरना सबसे पहली शर्त होती है। बिल्कुल। और जो लिंगानुपात 894 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 894 महिलाएं, ये भी उसी सामाजिक ताने बाने की एक कड़ी है जिस पर नीति निर्माताओं को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समाज का आईना है, सच में। और मुझे लगता है कि शिक्षा और समाज का सीधा असर वहां के रोजगार और उद्योगों पर भी पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 40 लाख लोग आखिर करते क्या हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वहां की अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है? तो इस स्रोत के अगले हिस्से में उद्योग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडो का जिक्र है। यहाँ लखीमपुर खीरी को एक बहुत ही प्यारा और मीठा उपनाम दिया गया है, चीनी का कटोरा, शुगर बोल। शुगर बोल। जी। इसके साथ ही यहाँ प्राकृतिक सिल्क यानी नेचुरल सिल्क और पीतल ढलाई, ब्रास कास्टिंग का काम भी प्रमुखता से होता है। और ओडोप के तहत इस जिले के लिए जो उत्पाद चुना गया है वो है जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट, जो मुख्यतः थारू जनजाति द्वारा निर्मित होता है। ये चीनी का कटोरा कोई हल्का शब्द नहीं है वैसे। गन्ने की खेती और चीनी मिलें इस पूरे जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों किसानों और मजदूरों का घर इसी से चलता है। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है ओडोप के तहत चुना गया यहाँ का उत्पाद, थारू जनजाति का जनजातीय शिल्प। मैंने थारू जनजाति के बारे में सुना है थोड़ा बहुत, पर हमारे सुनने वालों के लिए क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? मतलब ओडोप जैसी सरकारी योजना में एक जनजातीय शिल्प को चुनने का जमीनी स्तर पर आखिर क्या असर होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, थारू जनजाति इस तराई क्षेत्र की बहुत ही प्राचीन और समृद्ध आदिवासी कम्युनिटी है।
ये लोग सदियों से जंगलों और प्रकृति के साथ एक गहरा तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। इनके द्वारा जो क्राफ्ट बनाया जाता है, चाहे वो टोकरियां हो, मिट्टी का काम हो या पारंपरिक कपड़े, उनमें इनके प्राकृतिक ज्ञान की झलक मिलती है। अच्छा। और जब सरकार ऐसे उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रमोट करती है, तो इसके दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, इन कारीगरों को एक बड़ा बाजार मिलता है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है। और दूसरा, एक लुप्त हो रही प्राचीन संस्कृति को बड़ी पहचान मिलती है। तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि यह सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक विरासत को सहेजना है। क्या बात है। मतलब विकास का ऐसा मॉडल जो जड़ों से जुड़ा हो। और जब जड़ों और प्रकृति की बात हो ही रही है, तो अब मुझे हमारे सुनने वालों को एक बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट की तरफ ले जाना है। हमारी अगली स्लाइड जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में है। ये बड़ा जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ बताया गया है कि लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन यानी हाईली डेंस वन क्षेत्रफल वाला जिला है। और अगर हम कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान सोनभद्र का है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। जी, मैं जानती हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। स्रोत में एक ध्यातव्य यानी नोट दिया गया है जो काफी चौंकाने वाला है। 18वीं वन रिपोर्ट में इसी जनपद ने वनावरण फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक कमी दर्ज की है। मैं थोड़ा रुक रहा हूँ यहाँ, ये कैसे संभव है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स एक तरह का। वही ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जिला अति सघन वनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, टोटल फॉरेस्ट में नंबर 2 पर है, और दूसरी तरफ सबसे तेजी से जंगल यहीं खत्म हो रहे हैं। आखिर ये विरोधाभास क्यों है? यही तो वो बिंदु है जहां हमें बिगर पिक्चर देखनी होती है। याद कीजिए, अभी अभी हमने बात की थी कि इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। हाँ, शुगर बोल। अब जब गन्ने जैसी नकदी फसल की खेती बढ़ती है, कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता है और नए बुनियादी ढांचे बनाए जाते हैं, तो उसका सबसे पहला दबाव किस पर पड़ता है? जंगलों पर। बिल्कुल, जंगलों और उनके बफर जोन पर। तो ये डेटा सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक अलार्म है। ये बताता है कि जो अति सघन वन आज इस जिले की शान है, अगर खेती और विकास के दबाव को वैज्ञानिक तरीके से नहीं संभाला गया, तो वो शान खतरे में है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो वैश्विक बहस चल रही है ना, लखीमपुर खेरी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। वाह, ये वाकई में आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। एक ही जगह पर प्रकृति का सबसे सुंदर रूप भी है और उस पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा भी। और अब जब हम जंगलों की गहराई में उतर ही चुके हैं, तो यहाँ के वन्य जीवों को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। हमारा श्रोता आगे हमें स्लाइड 6 और 7 में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार की सैर कराता है। यहाँ के आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क 1977 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है जी। और 1987 में इसे प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए जो सबसे बड़ा टेकअवे है इस स्लाइड से, वो ये है कि दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओनली नेशनल पार्क है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, एकमात्र। इसके अलावा स्लाइड 7 में किशनपुर वन्यजीव विहार का भी जिक्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 है और क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर मैं श्रोताओं का ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन की तरफ खींचना चाहूंगी। अगर हम सोचें और गौर करें तो किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी, जो कि दुधवा नेशनल पार्क जो 1977 में बना, उससे पूरे 5 साल पुराना है। हाँ, आमतौर पर तो लोग यही सोचेंगे कि जो सबसे बड़ा और मशहूर है यानी नेशनल पार्क, वही पहले बना होगा। हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है। तो ऐसा क्यों है कि सैंक्चुरी पहले बनी और पार्क बाद में? इसके पीछे दरअसल वन्यजीव संरक्षण के इतिहास का एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीका छुपा हुआ है। शुरुआत में सरकार द्वारा अक्सर छोटे क्षेत्रों को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या वन्यजीव विहार के रूप में संरक्षित किया जाता है, जैसे किशनपुर को 72 में किया गया। अच्छा। लेकिन जब ये समझ में आता है कि हाथियों, गैंडों और बाघों जैसे बड़े जानवरों को घूमने के लिए एक बहुत बड़े और सुरक्षित कॉरिडोर की जरूरत है, तब आसपास के बड़े जंगलों को मिलाकर नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। मेक सेंस। इसीलिए 1977 में दुधवा बना और फिर जब बाघों को बचाने की मुहिम तेज हुई तो 1987 में इसे प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना दिया गया।
तो ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे इस क्षेत्र में संरक्षण के प्रयास समय के साथ लगातार इवॉल्व हुए हैं। ये कनेक्शन तो लाजवाब है। कैसे 1972 से लेकर 87 तक एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। खैर, अब जरा प्रकृति और बाघों की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और स्लाइड 8 और 9 पर आते हैं, जहां लखीमपुर खेरी की संस्कृति, आस्था और पर्यटन की बात की गई है। जी, यहाँ कुछ काफी नायाब चीजें हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बातें बहुत से लोगों को हैरान भी कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ की। ये स्थान जिले के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ गोकर्णनाथ महादेव का एक बहुत ही विशाल शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की जो सबसे अद्भुत विशेषता इस स्रोत में बताई गई है वो ये है कि इसका आकार एक कान यानी काउज ईयर जैसा है। और यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन भी होता है। हाँ, और देखिए, भारत में तीर्थ स्थानों और उनके स्वरूपों के साथ हमेशा से गहरी पौराणिक कथाएं और प्रतीकावाद जुड़े होते हैं। शिवलिंग का कान के आकार का होना सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ये उन प्राचीन कहानियों का हिस्सा है जो स्थानीय लोगों की आस्था को पीढ़ियों से बांधे हुए हैं। सही बात है। और जो आपने मकर संक्रांति के भव्य मेले का जिक्र किया, हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसे मेले सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होते, ये ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन होते हैं। ऐसे मेलों में आसपास के हजारों लोग आते हैं, व्यापार होता है और समाज के हर तबके का आपस में मेलजोल होता है। अर्थव्यवस्था और आस्था का ये संगम सच में कमाल है। लेकिन अगर आप वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करें तो इस स्रोत का अगला पॉइंट आपको सच में चौंका देगा। प्रमुख पर्यटन स्थलों में ओयल नाम की जगह पर स्थित मेंढक मंदिर यानी फ्रॉग टेम्पल का नाम है। फ्रॉग टेम्पल? हाँ, अब आम तौर पर तो हम मंदिरों के बाहर शेर या हाथी की मूर्तियां देखते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर जो मेंढक से जुड़ा है, इसे स्रोत में एक अद्वितीय वास्तुशिल्प, यूनिक आर्किटेक्चर का उदाहरण बताया गया है। और इसके अलावा एक इंदिरा मनोरंजन पार्क का भी जिक्र है, जो जिले का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है। लेकिन सच कहूं तो मेरा दिमाग अभी भी उस मेंढक मंदिर पर ही अटका हुआ है। और ये लाजमी भी है। मेंढक मंदिर वास्तव में भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमय उदाहरण है। ये दरअसल मंडूक तंत्र या तांत्रिक विद्या की एक विशेष शैली पर आधारित है और पूरे भारत में इस तरह के मंदिर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ओह, तो ये तांत्रिक विद्या से जुड़ा है। हाँ, और इस तरह के स्थल किसी भी जिले को एक बहुत ही विशिष्ट पहचान देते हैं, जो इतिहास और रहस्य के प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। और वही दूसरी तरफ, जैसा आपने बताया, इंदिरा मनोरंजन पार्क है, जो आज के समय के स्थानीय लोगों के लिए परिवार के साथ समय बिताने का एक सुलभ साधन है। एकदम अलग अलग दुनिया। बिल्कुल, एक ही जिले में तंत्र विद्या के रहस्यमयी मंदिर से लेकर आधुनिक पिकनिक स्पॉट का होना पुराने और नए के एक बेहतरीन संतुलन को दिखाता है। पुराने और नए के इसी संतुलन से मुझे याद आया, चलिए अब सीधे भविष्य की ओर छलांग लगाते हैं। अब हम अपने स्रोत के आखिरी हिस्से स्लाइड 10 और 11 पर आ गए हैं। ये हिस्से विकास, बुनियादी ढांचे और बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर से जुड़े हैं। जी, यहाँ बताया गया है कि परिवहन को बेहतर बनाने के लिए पलिया सिविल हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ के प्रमुख संस्थानों में अंदेश नगर में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थित है। देखिए, ये दोनों ही चीजें लखीमपुर खेरी के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। जब पलिया सिविल हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा तो जरा सोचिए इसका क्या असर होगा। अभी तक दुधवा नेशनल पार्क या ओयल के मेंढक मंदिर जाने के लिए लोगों को सड़क या ट्रेन मार्ग पर ही निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहती है। तो एयरपोर्ट बनने से यहाँ पर्यटन को एक अभूतपूर्व बूस्ट मिलेगा, लोग सीधे आ सकेंगे। और जो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंधेश नगर में है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विज्ञान के इस्तेमाल का प्रतीक है। अच्छी नस्ल के पशुओं का सीधा मतलब है ज्यादा दूध उत्पादन, और ज्यादा उत्पादन का सीधा मतलब है किसानों की आय में बढ़ोतरी। और किसानों की आय और अर्थव्यवस्था की बात करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने स्रोत की सबसे ताज़ा, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ पर। ये समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स 2025 का डेटा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तारीख है 22 फरवरी 2025। कुंभी गांव में देश के पहले बायोप्लास्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। और ये शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क, और वो भी लखीमपुर खेरी में। अगर हम इस जानकारी को पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और आर्थिक नजरिए से देखें, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के, तो ये एक शानदार मास्टर स्ट्रोक है।